जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर के फिर से आ चुके हैं 9वें पार्ट है। दोस्तों आपको बता दें, हम संपूर्ण हिंदी पढ़ाने के लिए आपसे बोले थे और वो शुरू भी कर दिए हैं, और ये 9th नंबर का क्लास है, ठीक है, यानी 9वां क्लास है, ठीक है। और हमने दोस्तों आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है आपके सभी एग्जाम को देखते हुए। और सबसे खास बात क्या है कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करके पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे वो आपका यूपीएसआई के लेटेस्ट पेपर के हों दोस्तों 2021 के, या फिर यूपीएसआई के 2017 वाले क्वेश्चन हों, या यूपीएसआई के 2021 क्वेश्चन हो, या फिर वीडियो आके हों दोस्तों क्वेश्चन, या फिर फॉरेस्ट गार्ड के, सभी क्वेश्चन का हम मिक्सचर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर दोस्तों डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आते हैं वहां देखिए ये प्लेलिस्ट मिलेगा। आप अगर वन रक्षक और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट आप पढ़िए, क्योंकि इसमें पत्र लेखन भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, या फिर दोस्तों यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, या फिर दोस्तों यूपी एएसआई की, दोस्तों पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम होगा, ठीक है। उसके अलावा आप सभी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो दोस्तों वीडियो हो, वन रक्षक हो, पुलिस हो, असिस्टेंट पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी एएसआई हो, सबके लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और ये सबके लिए कॉमन होगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों, इसको हम बारीकी से दोस्तों शुरू कर दिए हैं और पूरा कंप्लीट कराएंगे, और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश जो दोस्तों हिंदी है उसको हम 5 उपभाषा में बांटते हैं, जिनमें से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और दोस्तों बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा पूर्वी हिंदी के बारे में हमने पढ़ा था, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आज दोस्तों हम पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। तो इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों अपभ्रंश से पूछाते हैं। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि किस भाषा मतलब किस उपभाषा से निकली है दोस्तों ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, देखिए पश्चिमी हिंदी यानी मथुरा आपके आसपास दोस्तों, और मथुरा को पहले सूरसेन कहते थे, उसीलिए इसका नाम सौरसेनी के नाम से जानते हैं। तो इस दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों आपको बता दें कि जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 5 बोलियां आती हैं दोस्तों। और ये देखिए क्वेश्चन सभी के सभी दोस्तों पूछे गए हैं कि ब्रज भाषा दोस्तों किस बोली के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। तो ब्रज भाषा दोस्तों किस पे पूछा गया, आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। कन्नौजी दोस्तों इसके अंतर्गत आएगी, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। बुंदेली आएगी, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। हरियाणवी भी आएगी दोस्तों, और खड़ी बोली इसे भी यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए कैसे पूछाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो 3 इसमें से देंगे, 1 अलग दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कौन सी इसमें से है दोस्तों, 3 अलग से देंगे, 1 इसमें से देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर पूछ लेंगे कि पश्चिमी हिंदी पूछ लेंगे दोस्तों कन्नौजी किस अपभ्रंश से निकली, तब आपको बताना सौरसेनी। देखिए कितनी भी ये सभी बोलियां जो हैं वो सभी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली हैं। समझ गए होंगे कि पूछेंगे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ठीक है। चलिए अब इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना, उससे पहले बताएं, उसके पहले आपको याद रखना है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां कौन सी, ताजुबेगी और निमाड़ी को भी स्वीकार किया। दोस्तों कभी कभार पूछता था निमाड़ी कहाँ की भाषा है, तो ये भी आपको याद कर लेना दोस्तों, किसमें आएगी, पश्चिमी हिंदी में ही आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि इसमें देखिए इनको 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए जो ये 5 बोलियां हैं ना, इनको 2 भागों में, एक को आकार बहुला। अब देखिए आकार बहुला क्या होता है, देखिए जहां पर दोस्तों आ की मात्रा का ज्यादा प्रचलन होता है, जिन बोलियों में आ की मात्रा का ज्यादा प्रचलन होता है उसको आकार बहुला। कैसे, हमारा हो गया दोस्तों, हमारा, तो आ की मात्रा आ रहा तुम्हारा, है ना, इस तरीके से। तो ये दोस्तों कौन सी बोली है, देखिए आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से आकार बहुला बोली कौन सी हैं, तो हरियाणवी और खड़ी बोली, ठीक है। और दूसरा पूछेगा दोस्तों ओकार बहुला कौन सी हैं,
तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदी, जैसे ओकार का होता है जिसपे ओ की मात्रा ज्यादा, जैसे हमारा का हमारो पूछे, हमारो बोलेंगे, तुम्हारो है ना हमारो, तो दोस्तों ओ की मात्रा आ रही है इसीलिए इसको ओकार बहुला कहते हैं। ये तीन बोलियां क्या हैं, ओकार बहुला हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्रजभाषा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है, चलिए देखिए ब्रज का पुराना अर्थ क्या होता है, पशुओं या गांवों का समूह। दोस्तों आप जानते होंगे ब्रज भाषा किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि ब्रज क्षेत्र था जहाँ पे श्री कृष्ण जी स्वयं गाय चराया करते थे दोस्तों, इसीलिए ब्रज का पुराना नाम ही क्या है, गायों का समूह। ठीक है, यहीं से निकला है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ब्रज प्रदेश की भाषा थी। कहाँ की, ब्रज प्रदेश की भाषा को ही दोस्तों ब्रज भाषा नाम दिया गया। आपको पता होगा ये ओकार बहुला बोली, ये भी पता है, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये भी हमने पहले ही बता दिया है। अब देखिए समझिए कि साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों इसी कारण इसे ब्रज बोली ना कहकर दोस्तों ब्रज भाषा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको काव्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और इसके अन्य नाम बता दें आपको, तो अंतर्वेदी कहा जाता है, ब्रजी कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है, ब्रिजिकी कहा जाता है, मणि माधुरी कहा जाता है, माथुरी कहते हैं दोस्तों, और नाग भाषा कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक चीज़ याद रखेंगे कि इसे अंतर्वेदी क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो है ना कि गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण जॉर्ज गैरिसन ने इसको अंतर्वेदी कहा। आपको पता है कि ज़्यादातर क्षेत्र दोस्तों यमुना क्षेत्र के आसपास हैं। ठीक है, चाहे वो दोस्तों आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया। ठीक, और इस तरह दोस्तों आपको गंगा पड़ता है, तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में बोले जाने के कारण इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों क्या बोला, अंतर्वेदी नाम दे दिया। ठीक है, इसकी अगर उपबोली की बात करेंगे तो उपबोली में याद रखिएगा जादोवाड़ी, डॉगी, भुक्सा है ना, भरतपुरी, कठेरिया, गाँववाड़ी, ढोलपुरी और सिकरवाड़ी। दोस्तों ये है इसकी क्या उपबोलियाँ, किसकी दोस्तों, ब्रज भाषा की। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार आपके टेट में पूछा गया था कि बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया था कि ब्रज भाषा को बंगाल में किस नाम देते हैं, तो ब्रजबुली कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंगाल में जो भक्ति काल के कवि थे चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे जो ब्रजभाषा लेकर गए उसको ब्रजबुली नाम दिया। क्या दिया, ब्रजबुली नाम दिया था। तो ये भी याद कर लेंगे। और दोस्तों इस भाषा का केंद्र क्या है, मथुरा। आपको पता है ब्रज क्षेत्र किसको बोलते हैं, मथुरा को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र का केंद्र कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा ना, मथुरा वृंदावन वाला इलाका। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए और दोस्तों आपको बताते हैं कि क्षेत्र कौन सा होगा, तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, हाथरस हो गया, फिरोजाबाद हो गया, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली के आसपास भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। तो दोस्तों आपको ब्रज क्षेत्र की कौन सी हो गई हमने बता दिया, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली, यहाँ पे दोस्तों आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, देखिए मेन क्षेत्र जो आपके दोस्तों मथुरा, आगरा हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर ब्रज भाषा की बात करें इसका साहित्य क्या था, तो याद रखिएगा कि भक्ति काल के दोस्तों कृष्णाश्रयी साहित्य में अधिकतर दोस्तों ब्रज भाषा का ही प्रयोग है। दोस्तों जो कृष्ण की भक्ति की गई वो अधिकतर ब्रज भाषा में ही की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है कि ब्रज जो आपकी ब्रज भाषा दोस्तों वो भक्ति काल के कृष्णाश्रयी दोस्तों। ठीक है, कृष्णाश्रयी आपको पता है रामाश्रयी कृष्णाश्रयी में से कृष्णाश्रयी में दोस्तों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए प्रमुख ग्रंथ देख ले ब्रज भाषा के, तो पहले दोस्तों सूरदास जी, आपको पता है कि इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेंगे। देखिए यूपीएससी में पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया, किस बोली में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, दोस्तों बताना ब्रज भाषा में। ठीक है, पूछेंगे सूरसागर किसकी रचना, तो आप बता देना सूरदास जी की। ठीक, तो इस तरीके से। अब देखिए तुलसीदास, देखिए तुलसीदास जी को आपने अधिकतर देखा क्योंकि इनकी रामचरितमानस जो थी वो अवधी भाषा में थी। मगर दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। पूछेंगे कविता वाली किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका, गीता वाली और कृष्ण गीता, देखिए जिसमें भी वाली लगा ना तुलसीदास रचनाओं में वो सभी ब्रज भाषा में लिखी गई, चाहे कविता वाली, गीता वाली, कृष्ण गीता वाली। ठीक है, मगर दोस्तों एक विनय पत्रिका याद कर लेना, ये बहुत पूछा था कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा था तुलसीदास ने, तो वो ब्रज भाषा में लिखा था।
ठीक है। उसके अलावा रसखान हो गया दोस्तों, रसखान ने ब्रजभाषा में क्या लिखा, प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान, ये भी दोस्तों श्री कृष्ण के भक्त थे। बिहारी जी दोस्तों, बिहारी सब सही लिखा है उन्होंने, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों ब्रजभाषा में लिखा केशवदास दोस्तों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत, क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों बोलते हैं, ठीक है, केशवदास जी को। इनकी रामचंद्रिका दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई पूछा गया कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो किसकी है मेरे भाइयों, तो किसकी है, तो रामचंद्रिका केशवदास जी की है, ठीक है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, वो भी केशवदास की है। कवि प्रिया किसकी रचना है, केशवदास की है। रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, सभी के सभी केशवदास जी की है, ठीक है। चलिए अगला घनानंद जी की बात करें तो सुजान सागर, सुजान हित और विरह लीला दोस्तों, घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा कवि थे, ये हमने पहले पढ़ाया भी है आपको, ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे आपको कहाँ पर, जब हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, ठीक, उसमें रीति काल पढ़ाएंगे। तो घनानंद की भी रचनाएं, ठीक। उसके अलावा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी दोस्तों ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जैसे बंदर सभा, वर्षा विनोद, होरी, ठीक है, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप और गीत गोविंद आनंद दोस्तों, इनमें दोस्तों इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 के पेपर में टपका है, ठीक है, उसमें मतलब पूछा गया है, ठीक है, कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या बोलते हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। तो ये ब्रजभाषा के आपने कुछ कवि देख लिए हैं, कौन कौन सी रचनाएं, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि दोस्तों जो ब्रजभाषा का प्रयोग अष्टछाप के जो समस्त कवि थे, आपको पता है कि दोस्तों जो अष्टछाप यानी 8 कवि थे दोस्तों, ठीक है, उनके सभी के सभी दोस्तों ब्रजभाषा में ही इसका प्रयोग किया। इसके अलावा रहीम जी हो गए, रसखान हो गए, बिहारी हो गए, बिहारी लिख लेना दोस्तों, ठीक, देव हो गए, रत्नाकर हो गए, सत्यनारायण और कविरत्न ने भी इसका इस्तेमाल किया है। अब देखिए ब्रजभाषा खास बात क्या है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सा होते हैं ना, 3 सा होते हैं, सा सा सा, देखिए सा होता है, एक सा होता है, एक सा होता ना, इन तीनों सा के जगह केवल और केवल सरौता वाला सा ही मिलता है, ठीक है। और ये ऋषि के स्थान पे री का प्रयोग करते हैं, अड़ा के स्थान पे ना का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रवीण को प्रवीण, ठीक है, और अढ़ा के स्थान पे रा का प्रयोग, जैसे कढ़ी को करी बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आकारांत शब्दों के स्थान पर औकारांत शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारा का हमारो, उनका उनको, क्या बोलेंगे, उनको लड़को, है ना, तो उनको लड़को, ठीक है, तो उनको लड़को, है ना, तो ये लोग आ की जगह आकारांत शब्द की जगह औकारांत शब्द का प्रयोग करते हैं। आकारांत क्या होते हैं, जिनकी अंत दोस्तों बड़े आ की मात्रा से होती है, फिर बड़े आ से होती है, उसको आकारांत बोलते हैं। और जिसका अंत दोस्तों बड़े औ की मात्रा से हो, सॉरी औ की मात्रा से हो दोस्तों, उसको औकारांत बोल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ब्रजभाषा के बारे में आपने देख लिया, ठीक है, कि इसके कौन कौन रचनाकार थे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से दोस्तों, कहाँ पे इसका क्षेत्र है, कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो ब्रजभाषा, और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि काव्य भाषा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ब्रजभाषा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं लिखना भूल गया, वो टाइप करना भूल गया दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। काव्य भाषा कौन सी है, तो ब्रजभाषा को काव्य भाषा कहते हैं। चलिए अगला है कन्नौजी। क्या दोस्तों, कन्नौजी, देखिए इसका नाम कान्यकुब्ज, देखिए कन्नौज का पुराना नाम क्या था, कान्यकुब्ज के नाम से पड़ा, और केंद्र कहाँ इसका, फर्रुखाबाद। अब इसके अन्य नाम बता दें आपको, जिसको पूर्वी ब्रज भी कहते हैं, कन्नौजिया भी कहते हैं, कन्नौजी कहते हैं, पांचाली, क्योंकि दोस्तों आपको पता है फर्रुखाबाद में पांचाल प्रदेश था, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको पांचाली भी कहते हैं, कन्नौजी भी कहते हैं, कन्नौजिया भी कहते हैं, और पूर्वी ब्रज के नाम से भी जानते हैं किसको, कन्नौजी को, ठीक है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज था, ठीक, कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज, देखिए कान्यकुब्ज था, यहाँ पे कान्यकुब्ज कर लेना, ठीक है, कान्यकुब्ज था, ठीक है, कान्यकुब्ज था। इसी के आधार पे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली कहा, ठीक है, पांचाल, इसको सॉरी कन्नौज का पांचाल के आसपास था दोस्तों, इसीलिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसको पांचाली नाम दिया, ठीक है। कन्नौज का पुराना नाम दोस्तों कान्यकुब्ज भी था, और पांचाली भी इसी को बोलते थे, ठीक, पांचाल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है, यह ब्रजभाषा के अत्यधिक समीप है, इसी कारण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रज की उपबोली यानी पूर्वी ब्रज भी मानते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक ऐसी बोली ओकार बहुला, पहले बता चुके, इसका विकास कहाँ से हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसकी उपबोलियां देखी, उपबोलियां कौन सी, भुक्सा हो गई, इटावी हो गई, है ना, बंगराही हो गई, शाहजहांपुरी हो गई, पीलीभीती हो गई, औतिरहारी और दोस्तों पचरुआ, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उपबोलियां दोस्तों, याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र देखिए दोस्तों कौन कौन सा, कन्नौज हो गया, ठीक है, और दोस्तों हरदोई हो गया, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, पीलीभीत
शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया। और आपको बता दें कि कमूल दास द्वारा दोस्तों एक रचित अभिमन्यु वध है जो कि कन्नौजी में ही रचित है दोस्तों। किसके द्वारा? कमूल दास जी द्वारा। ठीक है, अभिमन्यु वध किसमें लिखा गया? कन्नौजी बोली में ही लिखा गया दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर दोस्तों ये ओकारांत बोली, जैसे छोटा का छोटो बोलेंगे, बड़ा का बड़ो, और आया का आओ, है ना, गयो, इस तरह से ओ की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे या के स्थान पे जा का प्रयोग करते हैं, युग को जुग बोलते हैं, और यमुना को जमुना बोलते हैं। या के स्थान पे जा का प्रयोग करते हैं, वा के स्थान पे बा का प्रयोग करते हैं। वकील को वकील बोलेंगे, वही खाता को बही खाता बोलेंगे। तो इस प्रकार के वर्ण ये लोग यूज करते हैं। चलिए अब तीसरा है बुंदेली। क्या दोस्तों? बुंदेली। देखिए हमने देखा अभी तक, है ना, ब्रजभाषा देख ली, ठीक है। और दोस्तों अब बुंदेली देखेंगे। देखिए बुंदेली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि बुंदेली राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, और यहाँ की बोली को बुंदेली या फिर बुंदेलखंडी कहा गया। ठीक, आपको पता है कि बुंदेलखंड जो आपका इलाका है वो आपके मध्य प्रदेश और यूपी में पड़ता है। यूपी के लगभग 7 जिले दोस्तों, और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिले बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, चलिए ये ओकार बहुला है क्योंकि ओ की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा होता है दोस्तों। और इस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हमने बताया कि जितनी पश्चिमी है सभी का सौरसेनी से हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है? बुंदेलखंडी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, जालौन में बोली जाती है, ठीक है, हमीरपुर, झांसी दोस्तों, बांदा हो गया, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर। देखिए दतिया तो वहाँ का है दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये यूपी साइन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मुरैना, देखिए मध्य प्रदेश कौन से जिले हैं? मुरैना हो गया, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर और होशंगाबाद में आपकी बुंदेलखंडी बोली जाती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो ये आपके 7 जिले, देखिए जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, ये आपके बुंदेलखंडी क्षेत्र होते हैं। देखिए इसकी जो उपबोली है, क्या नाम है उसका? बनाफरी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपी से पूछी गई कि बनाफरी किसकी दोस्तों उपबोली है। तो दोस्तों किसकी है तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बुंदेली बोली उपबोली कौन सी है? बनाफरी, पावरी, है ना, लुधानती और निभट्टा। ठीक है, निभट्टा ये याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध जगनी द्वारा रचित लोक गाथा दोस्तों आल्हा, समझिएगा, आल्हा जो है दोस्तों वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली है जिसका नाम बनाफरी दोस्तों। इसी बनाफरी की बात कर रहे हैं, इसी में दोस्तों आल्हा लिखा गया। तो याद रखेंगे आल्हा किस बोली में लिखा गया? तो दोस्तों बुंदेली की भी बोली की एक उपबोली है जिसका नाम है बनाफरी, उसमें आल्हा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? आल्हाखंड जगनिक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कि बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आपको बता दें, जिसमें दोस्तों कवि ईसुरी द्वारा लिखा गया। ईसुरी के फाग बहुत प्रचलित दोस्तों। क्या ईसुरी के फाग किसके द्वारा लिखे गए? ईसुरी के द्वारा लिखे गए थे, बहुत फेमस हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है दोस्तों लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश की रचना की थी। लाल कवि द्वारा छत्र प्रकाश लिखा गया बुंदेली भाषा में। ठीक है, और आपको बता दें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हैं, इनके अनुसार दोस्तों बुंदेली भी कन्नौजी के समान ब्रज की एक उपबोली। ये देखिए इनका अलग ही रोल है। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि बुंदेली और कन्नौजी दोस्तों दोनों क्या हैं? ब्रज की ही बोली हैं। ठीक है, ब्रज की ही एक उपबोली है। ठीक है, चलिए इसकी देखिए विशेषता क्या होता है। ये प्यार सूचक के लिए दोस्तों प्रत्यय में या और वा जोड़ देते हैं। बिटिया को, बेटी को बिटिया बोलते, या जोड़ देते प्रत्यय, बिटवा बोल देते, बिटुआ। ठीक है, बेटा को बिटुआ बोल देते। और आपको बता दें कि सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक के रूप में रो या फिर ओ, रो के स्थान पर किसका? ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा का तुम्हारो। ठीक है, तुम्हारा क्या है तो बताएंगे उत्तम पुरुष ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो याद रखना है, तुम्हारा का तुम्हारो बोलेंगे, हमारा को हमारो बोल देंगे। ओ की मात्रा, ओ का रांत हमने पहले बताया। आ की जगह ई का प्रयोग करते हैं, जिसे बराबर को बिरोबर कहते हैं ना, तो बिरोबर। ठीक है, अड्डा की जगह रा का प्रयोग, जैसे पड़ो को परो, पड़ो का परो, है ना, कढ़ी का कढ़ी, है ना। बुंदेली प्राय ओकारांत भाषा, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब देखते दोस्तों हरियाणवी। क्या? हरियाणवी दोस्तों। हरियाणवी देखिए, हरियाणवी चौथी हो गई ना। देखिए 3 पढ़ चुके, चौथी क्या? हरियाणवी। इसके बाद खड़ी बोली पढ़ना बाकी है। अब देखिए हरियाणवी के बारे में क्या बात करें। देखिए नाम से ही क्या है? हरियाणवी लगा है, तो आपको पता है ये हरियाणा में प्रसिद्ध होने के कारण इसका नाम हरियाणवी रखा गया। ठीक है, ये भी आकार बहुला। आकार मतलब आ की मात्रा ज्यादा मिलेगी। विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसका एक अन्य नाम दोस्तों जो है बांगरू।
बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखेंगे। यूपीएससी में पूछा गया बांगरू, इसका अन्य नाम किसका है? तो हरियाणवी का नाम क्या है? बांगरू। और बांगरू दोस्तों, बांगरू के साथ साथ बांगर भी कहते हैं, जादू भी कहते हैं, क्योंकि जाटों की भाषा है। देशवाली बोलते हैं, देसानी भी बोलते हैं, हरियाणी भी बोलते हैं, हरियाणवी भी बोलते हैं ना। तो हरियाणी, हरियाणवी, देसानी, बांगरू, बांगर, जादू, देशवाली, देसानी दोस्तों ये सभी इसके क्या हैं? उपभाषा, सॉरी अन्य नाम है। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे बांगरू तथा देशवाली कहा। क्या बोला जॉर्ज ग्रियर्सन ने? कि ये बांगरू है और देशवाली, दो नाम इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जादू क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाटों के बाहुल्य के कारण इस बोली को जादू कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि हरियाणा में जाट बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पे दोस्तों जाटों के कारण इसको क्या बोलते हैं? जादू बोलते हैं। देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर ये खड़ी बोली का है एक उपरूप मानते हैं। दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि हरियाणवी खड़ी बोली का ही रूप है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणवी और खड़ी बोली लगभग दोस्तों दोनों सेम ही तरीके से बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए इसकी उपबोली कौन सी? जाटू हो जाएगा। और अहिरवाटी, दोस्तों अहिरवाटी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा भी गया। देखिए अहिरवाटी क्या है? तो हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली को हम अहिरवाटी कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, अहिरवाटी कई बार पूछा गया। ठीक है, और देखिए जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य तथा शंकर राव का भीम विलास काव्य की रचना अहिरवाटी में ही की गई है। याद रखेंगे अहिरवाटी में क्या? हमीर रासो और दोस्तों भीम विलास की अहिरवाटी में ही रचना की गई है। क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाएगी दोस्तों? हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, दादरी हो गया, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में दोस्तों ये आपकी बोली जाती है। ठीक, विशेषता क्या है? किन्ना स्थान पे अणा का प्रयोग करते हैं, पानी वाली पानी पिला देना, जो आपने सुना होगा गाना, तो पानी ना, पानी को पानी, उठना का उठना, बैठना को बैठना, है ना, तो ना की जगह अणा का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें कि हरियाणवी में ध्वनि लोप पाया, जैसे दोस्तों अंगूठा को गुट्ठा बोलते हैं ना, अंग हटा दिया। और 71 को दोस्तों कत्थर बोलते हैं, कत्थर है ना, कहतर बोलते हैं ना, स्कूल को स्कूल बोलते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्वनि लोप होता है, कुछ चीज़ें छिपा देते हैं। ठीक है, और देखिए इनके कुछ शब्द के प्रयोग करते हैं, अठय, अडय, है ना, हडय, इत, उरे, किब, ऐसे शब्दों का प्रयोग होते हैं। और दोस्तों रांगड़ी देख लेंगे, रांगड़ी पूछाता है, ये भी हरियाणा की ही एक बोली। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रांगड़ी कहाँ की है? तो ये भी हरियाणा की ही एक बोली है। ठीक है, तो रांगड़ी को भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब खड़ी बोली देखते हैं। देखिए खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा? सबसे इंपॉर्टेंट कि खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा? तो इसके बारे में अनेक मत हैं। देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता पाई जाती है। मतलब खड़ी पाई जानते हैं ना, ये जो आप वर्ण लिखते हैं तो दोस्तों ये जो नीचे वाली ये डंडी होती है इसको खड़ी पाई बोलते, क्या लिखा? तो हमने पहले ये खींचा तो ये खड़ी पाई होता। ठीक, तो इसमें कहते हैं कि खड़ी पाई की अधिकता होती है, इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक, उदय नारायण त्रिपाठी क्या कहते हैं? तिवारी क्या कहते हैं कि खरी है। खरी कहते हैं, खरी खोटी सुना दी हमने। खरी मतलब था कर्कश, जो कान में चुभने वाली बोली, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, कहते नहीं मैंने खरी खोटी सुना दी, खरी मतलब क्या? एकदम कान में चुभने वाली बोली सुना दी ना। देखिए कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है। जैसे कर्कश किसका? जो कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। दोस्तों खड़ी बोली वास्तव में थोड़ी कर्कश होती, सुनने में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। अगला रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? यह खरी अर्थात शुद्ध है, इसीलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। मतलब कि ये सर्वमान्य है, मतलब खड़ी बोली क्या एकदम खरी उतरी है अपने जांच पे। ठीक, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? कौरवी। दोस्तों ये आपसे पूछा गया है, आपके यूपीएससी में पूछा कौरवी किसका नाम है? देखिए कौरव कहाँ रहते थे दोस्तों? मेरठ के आसपास। और ठीक है, हस्तिनापुर कौरव मेरठ में तो है दोस्तों, वहाँ पे कौरवी बोली जाती है, इसलिए उस कौरवी नाम पड़ गया कौरव को जैसे। ठीक है, सर हिंदी दोस्तों गंवारू कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जैसे आप इस तरह बोलते हैं ना, थोड़ा सा अजीब तरीके से कर्कश वाली बोली कहते हैं गंवारू। तुम कर्कशता मतलब जो कानों सुनने में बुरा लगे, है ना। वर्नाक्यूलर हिंदी, हिंदुस्तानी नागरी, जनपदी हिंदुस्तानी या फिर खरी, ये सब नाम है इसके। देखिए गंवारू किसने कहा? खड़ी बोली गंवारू किसने नाम दिया? गिलक्राइस्ट ने दिया दोस्तों। खरी किसने कहा? लल्लू लाल ने। और खड़ी बोली किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसको खड़ी बोली कहा। कर्कशता किसने कहा? तो कामता प्रसाद गुरु और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इसे कर्कशता कहा गया। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा। और कुरु जनपद के आधार पर खड़ी बोली को राहुल संकत्यायन ने कौरवी कहा। देखिए राहुल सत्कर्ता ने क्या नाम दिया? कौरवी कहा। क्या कहा? कौरवी, क्योंकि कुरु प्रदेश की ये भाषा थी। चलिए यह आकार बहुला है, हमने बताया कि आ की मानता ज्यादा आएगी। और किस अपभ्रंश से निकली? सौर सैनी। दोस्तों ये आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी का है कि आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों आपको पता है कि राजभाषा भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक फैला हुआ है।
ठीक है। चलिए, खड़ी बोली का ही देखिए, खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप से हिंदी में प्रयोग होता है। परिनिष्ठित मतलब होता है जो दोस्तों पत्र पत्रिका छपे उसी में, शिक्षा के क्षेत्र में यूज हो, प्रशासन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में तथा दूर संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो खड़ी बोली दोस्तों इन सभी चीज़ों में प्रयोग में लाई जाती है। और खड़ी बोली को मानक हिंदी भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानक हिंदी भाषा कौन सी? खड़ी बोली। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बता दें वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। ये भी आपका हिंदी यूपीएससी में पूछा गया। कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछाते हैं कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। आधुनिक हिंदी के देखिए, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। अगर पूछ ले कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय हैं। यूपीएससी में पूछा गया खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा परिप्रवास रचना लिखी गई। जो आपसे पूछेगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो परिप्रवास है दोस्तों। 1914 में लिखा था, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा लिखा गया परिप्रवास। सबसे इंपॉर्टेंट है ये परिप्रवास दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, क्या है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? परिप्रवास। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अब पूछेगा खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। आपके यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, खड़ी बोली जनक किसको मानते हैं? तो दोस्तों अमीर खुसरो को मानते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गंग कवि ने किया। किस नाम से? चंद छंद वर्णन की महिमा। इन्होंने एक रचना लिखी, उसमें दोस्तों सबसे पहले उत्तरी भारत में खड़ी बोली का प्रयोग माना जाता है। और दक्षिणी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुल्ला बजही ने। इनकी रचना थी सबरंग। क्या? सबरंग। और दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। वही बात कर ले, परिमार्जित या फिर दोस्तों शुद्ध खड़ी बोली गद्य की रचना किसने की? तो कौन सी है दोस्तों? तो भाषा योग वशिष्ठ है। 1741 में लिखा गया। किसके द्वारा? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। किसके द्वारा? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। वैसे आपको बता दें कि संभवतः दोस्तों खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल द्वारा सबसे पहले किया गया। ठीक है, किसमें? प्रेम सागर में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, अब केंद्र की बात कर लेते हैं। कहाँ बोला है? तो दोस्तों केंद्र कौन सा है? मेरठ इसका मेन केंद्र है, जिसको दोस्तों आपको पता है हस्तिनापुर भी मेरठ में ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसकी उपबोली कौन सी हो जाएगी? पताल ताड़ी। ठीक है, पताल है ना, सॉरी पहाड़ ताली और बिजनौरी। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र कहाँ कहाँ? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर दोस्तों, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। ठीक है, संभल, बरेली, अमरोहा, बिजनौर। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड में कहाँ कहाँ? तो हरिद्वार है ना, देहरादून, नैनीताल में। हरियाणा में दोस्तों फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, परवल में दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों हमने बताया कि खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों कौन सा? परिप्रवास, ये पूछा गया है। और खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज द्वारा लिखा गया। क्या नाम उसका? मिराजुल आस्कीन है। ठीक है, और रचना देख लेते हैं, जैसे सदालाल शुक्ल की। देखिए सदा शुक्लाल की कौन सी रचना है? सुख सागर दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया है। और इंशाअल्लाह खां की कौन सी है दोस्तों? रानी केती कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें लिखी गई है? खड़ी बोली में। लल्लू लाल जी की कौन सी है? प्रेम सागर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपीएससी में। सतल मिश्र की कौन सी है? नासिक केतोपाख्यान दोस्तों। और गंग कवि कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा दोस्तों। उसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि दोस्तों संपादक, देखिए खड़ी बोली में ही दोस्तों अखबार निकाले गए कि दोस्तों राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की बनारस अखबार तथा राजा लक्ष्मण सिंह की प्रजा हितैषी, ये भी खड़ी बोली में ही निकाले गए। क्वेश्चन आएगा बनारस अखबार किसकी अखबार थी दोस्तों? तो शिवप्रसाद सितारे हिंद की। और दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह की कौन सी थी? प्रजा हितैषी। मैं आपको बता दूं कि खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब देखिए खड़ी बोली दोस्तों 3 शैलियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? 3 शैलियां। पहला हिंदुस्तानी, तो आप याद रखेंगे वह शैली जिसमें संस्कृत और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी। और सबसे पहले इसे हिंदुस्तानी किसने कहा? महात्मा गांधी ने। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा है साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा। देखिए ये क्या है? वह शैली है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, यानी संस्कृत वाले शब्द ज़्यादा होते हैं, जिसे शुद्ध खड़ी बोली कहा जाता है। और तीसरी है उर्दू दोस्तों। इस शैली में फारसी शब्दों की प्रधानता होती है, जिसे जवाने उर्दू मुअल्ला कहते हैं ना, जवाने उर्दू मुअल्ला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीसरी इसकी शैली हो जाए किसी खड़ी बोली की। अब विशेषता की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है ये लोग हिंदी के ए व औ
ध्वनियों के स्थान पे ए और ओ का प्रयोग करते हैं, मतलब ए को ए कह दिया और औ को ओ कह दिया, ठीक है। जैसे और को और कह दिया, दौड़ को दौड़ कह दिया ना, दौड़ को क्या कहते हैं, दौड़ कहते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। ना की जगह अड़ा का प्रयोग पानी हो गया, उठड़ा हो गया, बैठना हो गया, अपना हो गया, जाना, सुनना, ठीक है। इस तरह से देखिए जो द्विग उच्छिष्ट व्यंजन है अड़ा और अढ़ा की जगह दोस्तों डा या ढा का प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे बिंदी नहीं लगाते। जैसे बड़ा का बड़ा, चढ़ा का चढ़ा, है ना, आजमगढ़ का आजमगढ़, है ना। द्वितीय व्यंजन का प्रयोग बहुत करते हैं, जैसे बोटी, रोटी, बापू, है ना, जाता, छोटू, है ना, छोटी। इस तरह से दोस्तों द्वितीय व्यंजन मतलब किसी चीज को दो बार बोल देते हैं ना, जैसे टा का दो बार, रा का दो बार, पा का दो बार, है ना, इस तरीके से। दोस्तों एक और मैं बता दूं बोली, यहीं पर याद रखेगा, काशिका बोली। काशिका बोली दोस्तों ये आपके यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम में पूछा गया, 2015 में पूछा गया था। देखिए काशिका बोली क्या है, भाषाई परिवार के अनुसार दोस्तों काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है। दोस्तों आपको बता दी, यह वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे आजमगढ़, इलाहाबाद में बोली जाती है। काशिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काशी के नाम के कारण दोस्तों इसका नाम काशिका पड़ गया। और काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिम हिस्से से लेकर अवधी भाषा क्षेत्र तक फैला हुआ। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा है काशिका बोली कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ पर दोस्तों, बनारस में। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ कर हम जा रहे हैं, इसको बताना है आपको। और वीडियो कैसी लगी, और देखिए चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद भी और वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए यूपी ट्रिपल सी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी, बांगरू, हड़ौती और बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।